तो काउंसिल ऑफ कैंग्स और स्पाइडी सोसाइटी की तरह मार्वल यूनिवर्स में काउंसिल ऑफ रीड्स भी है। रिसेंट में ही जितने भी लीक सामने आ रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स देखने को मिलेंगे, ये लगभग सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो फोटो शेयर किया गया था पेड्रो पास्कल द्वारा, जो फैंटास्टिक फोर में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बताया ये जा रहा है कि इनके साथ ये जो बंदा है जो ब्लर हो चुका है, ये 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक हैं। वहीं कुछ न्यूज ऐसी भी है कि हमने जितने भी मिस्टर फैंटास्टिक देखे हैं वो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, और ये सब पॉसिबल होगा काउंसिल ऑफ रीड्स की मदद से। अब आगे एमसीयू में इस काउंसिल को कैसे दिखाया जाएगा उसे समझने से पहले कॉमिक्स से ये समझ लेते हैं कि इस काउंसिल को कैसे बनाया गया था और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या रही है। कॉमिक्स में कैंग की तरह मिस्टर फैंटास्टिक के कई सारे काउंटर पार्ट्स हैं और इन काउंटर पार्ट्स को एमसीयू में वेरिएंट्स बोला गया है। इसके अलावा इस काउंसिल ऑफ रीड्स को इंटरडायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स भी कहा जाता है, और रीड्स के ये सभी वेरिएंट्स कैंग की तरह रिक्रूट होते थे, और इनमें से ज्यादातर रीड वो होते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इंटरडायमेंशनल पोर्टल ये ब्रिज बनाया था, और ये जो ब्रिज है जो इंटरडायमेंशनल पोर्टल की तरह काम करता है, इसी की वजह से ही मिस्टर फैंटास्टिक के वेरिएंट्स एक दूसरे से मिले। अब यहाँ ये ब्रिज काउंसिल ऑफ रीड्स के लिए क्यों जरूरी है और पहली बार मिस्टर फैंटास्टिक काउंसिल ऑफ रीड्स से कैसे मिले, जरा हम इसकी स्टोरी लाइन को भी समझ लेते हैं। तो एक बार मिस्टर फैंटास्टिक फोर के घर पर 4 रोबोट्स ने हमला कर दिया था, और इन चारों रोबोट्स के एक एक रोबोट को प्रोग्राम किया गया था फैंटास्टिक फोर के अलग अलग मेंबर्स के लिए, और इसलिए इन सभी रोबोट्स ने मिस्टर फैंटास्टिक फोर के मेंबर को ट्रैप कर लिया। मिस्टर फैंटास्टिक को तुरंत समझ में आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तब उन्होंने नया प्लान बनाया और इन रोबोट को हरा दिया गया। वहीं इन्होंने इस रोबोट्स में बिटमैन द विज़र्ड को भी देखा। फिर जॉनी ने बाकी 3 रोबोट्स को चेक किया और उसे पता चला कि इसके अंदर 3 जिंदा लोग हैं, और जब इन चारों को एक साथ रखा जाता है तब पता चलता है कि ये क्लोन है। साथ ही ये कहना भी मुश्किल है कि कौन रियल है और कौन रोबोट, इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक अपने टैग से इनमें से पता करते हैं कि कौन रोबोट है, और एक मिल भी जाता है। और वो ये भी देखते हैं कि इसके ब्रेन की जगह प्लूटोनियम पावर ब्रेन का यूज किया गया है। फिर इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक इस रोबोट की मदद से वहां पहुंचते हैं जहां इन क्लोन्स को तैयार किया जा रहा था। ये सब रोकने के बाद वो अपने घर आते हैं, अपने बेटे फ्रैंकलिन के साथ टाइम बिताते हैं, अपनी वाइफ सू के साथ समय बिताते हैं, और वो ऐसे सीक्रेट जगह जाते हैं जहां वो अपने सवालों के जवाब पा सकें। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और यहाँ कुछ ऐसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन भी हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे आइडियाज थे जिनसे दुनिया को बदला जा सकता था, और इन 100 आइडियाज को काम करने के लिए चाहिए रहता 101वां आइडिया, और ये 101वां आइडिया था सॉल्व एवरीथिंग। वही ये मिस्टर फैंटास्टिक अपने यूनिवर्स में सिविल वॉर और स्क्रल इन्वेशन भी झेल चुके थे, जिसके कारण कई सारे सुपर हीरोज मारे गए और सभी सुपर हीरोज के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। वहीं शील्ड के जो डायरेक्टर थे निक फ्यूरी, उसकी जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न आ गए थे, और इसलिए नॉर्मन सभी सुपर हीरोज के ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा रहा था, जिनमें से मिस्टर फैंटास्टिक 4 भी थे। इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक ये भी सोचने लगे कि अगर क्या होता कि ये इवेंट होते ही नहीं, ना सिविल वॉर होता, ना स्क्रल आते, और ना नॉर्मन ऑसबॉर्न को शील्ड मिलता। वो इन सभी चीजों को बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने द ब्रिज को बनाया ताकि वो दूसरे यूनिवर्स को एब्जॉर्ब कर सके और वो समझे कि कैसे बाकी सुपर हीरोज ने अपनी दुनिया को इस इवेंट से बचाया था। और इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज की 10 सिविल वॉर देख रहे होते हैं, और फिर अचानक से यहाँ 3 लोग प्रकट होने लगते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि इसने इस काम को 3 दिन से ज्यादा ले लिए, जो नॉर्मल टाइम से कई ज्यादा है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये काउंसिल ऑफ रीड्स के 3 मेंबर हैं। इन वेरिएंट्स ने मिस्टर फैंटास्टिक को अपना पर्पस बताया कि वो मल्टीवर्स में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उन्हीं की तरह कई और मिस्टर फैंटास्टिक हैं। साथ ही इन वेरिएंट्स ने ये भी कहा कि ये मिस्टर फैंटास्टिक को अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं, इसीलिए ये वेरिएंट्स मिस्टर फैंटास्टिक को साथ चलने के लिए कहते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों वेरिएंट्स और मिस्टर फैंटास्टिक एक तरह की छुपी हुई रियलिटी में जाते हैं जहां काउंसिल ऑफ रीड्स थी। काउंसिल में पहुंचने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक देखते हैं कि यहाँ पर हर एक यूनिवर्स के अलग अलग मिस्टर फैंटास्टिक हैं। कोई सिल्वर सर्फर के वेरिएंट्स में है और कोई कैप्टन यूनिवर्स के। साथ ही कई सारे और भी हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और मिस्टर फैंटास्टिक के वेरिएंट थे जो अर्थ 2012 को देख रहे थे, जहां गैलेक्टस इस अर्थ पर हमला करने आ गया था। और फिर एक यूनिवर्सल बीकन एक्टिवेट होता है, जिसका मतलब ये था कि ये सारे मिस्टर फैंटास्टिक 4 के वेरिएंट्स इस अर्थ पे जाकर इस गैलेक्टस को रोकेंगे, और यही इन काउंसिल्स का काम था। फिर इसके बाद यहाँ अचानक 3 और मिस्टर फैंटास्टिक के वेरिएंट आते हैं, जिनके हाथों में इन्फिनिटी गॉन्टलेट था, और इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर इनका पूरा कंट्रोल था। यही पहले रीड थे जिन्होंने काउंसिल ऑफ रीड्स को क्रिएट किया, और ये जिस यूनिवर्स से आए हैं उस यूनिवर्स का नाम है 12498, 98570 और 99107। ये तीनों ही वेरिएंट्स ऐसे थे जिन्होंने इन्फिनिटी दस्ताने का सही यूज करना सीखा था, और इन्होंने ही अपने यूनिवर्स में सबसे पहले ब्रिज बनाया था, जिसके कारण ये तीनों एक ही समय
समय पर मिले। वहीं काउंसिल ऑफ गैंग्स कॉमिक्स में लिम्बो जैसी जगह पे थी और एमसीयू में वो मल्टीवर्सल ट्री के कहीं कोने में है। वैसे ही रीड की ये काउंसिल यूनिवर्स के किसी बीच के एक स्पेस में है। अब ये नथिंग स्पेस भी हो सकता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एक काउंसिल है जिसको ब्लैक प्रिस्ट कहा जाता है। वही जो मिस्टर फैंटास्टिक का सॉल्व एवरीथिंग वाला मुद्दा था, इसी ही मुद्दे को उठाकर काउंसिल ऑफ रीड्स ने मिस्टर फैंटास्टिक से पूछा कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो और सब कुछ सॉल्व करना चाहते हो। मतलब अगर मिस्टर फैंटास्टिक 4 की लाइफ में ये सॉल्व एवरीथिंग वाला मुद्दा नहीं आता तो वो कभी काउंसिल ऑफ रीड से नहीं मिल पाता। वही इस काउंसिल का नियम ये भी था कि अगर कोई भी रीड इस काउंसिल के साथ जुड़ना चाहता है तो उसे अपनी फैमिली और अपनी दुनिया को भूलना होगा। मिस्टर फैंटास्टिक ने ये ऑफर ठुकरा दिया ये बोलकर कि उन्हें एक बेहतर पिता बनना है और एक बेहतर पति भी। वहीं डॉक्टर डूम इस मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस चीज को ये काउंसिल अच्छे से जानती है। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर डूम के लिए एक तरह का कॉलर बनाया था जो डॉक्टर डूम के ब्रेन को फंक्शन ही नहीं करने देता। कई सारे डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ रीड से लड़े और लड़ने के बाद जब डॉक्टर डूम हार जाता तब ये कॉलर इस डॉक्टर डूम को पहना दिया जाता। और मिस्टर फैंटास्टिक को ये काउंसिल दिखाती भी है कि उसने कितने डॉक्टर डूम को पकड़ा है। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक समझ जाते हैं कि ये काउंसिल कितनी पावरफुल है। लेकिन कॉमिक्स में आगे इस काउंसिल का एंड भी हो गया था जिसे मारा था अर्थ 4280 के सेलेस्टियल्स ने। ये सेलेस्टियल्स का ग्रुप इस मल्टीवर्स पे काउंटर करना चाह रहा था और अपनी ये जर्नी पर सेलेस्टियल कई सारे इंटरडायमेंशनल काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजेशन को मान रहे थे। फिलहाल काउंसिल ऑफ रीड्स फिर से इकट्ठे हुए लेकिन सीक्रेट्स वॉर के बाद। इसके अलावा ये काउंसिल ऑफ रीड्स कॉमिक्स में बहुत ही कम जगह दिखाई दी हैं क्योंकि पहले ही काउंसिल ऑफ गैंग्स था और चीजें रिपीट नहीं करना चाहते थे। वहीं एमसीयू में अगर हम इस काउंसिल ऑफ रीड्स के होने की बात करें तो हमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे हमारे पास 4 फैंटास्टिक 4 टीम है जिनको हमने लाइव एक्शन में देखा है और इनमें से एक जो ये फैंटास्टिक 4 की फैमिली है जो हमें दिखाई देगी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट टाइम मूवी में। यही से ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। इनका यूनिवर्स रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 60 का एरा है और ट्रेलर में हमने मिस्टर फैंटास्टिक को अपनी क्लास में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए देखा, जहाँ इस सीन में बच्चे बोर तो हो रहे हैं लेकिन हमें ये भी दिखा दिया गया है कि ये मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स को लेके थोड़े सवाल से भरे हुए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए मिस्टर फैंटास्टिक उसी कहानी पर पहुंचेंगे जब मिस्टर फैंटास्टिक ने ब्रिज को बनाया था। इसी के पैरेलल एक और मुद्दा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स किसी भी मिस्टर फैंटास्टिक से मिलने से पहले वो इवेंट को देखते हैं जहां मिस्टर फैंटास्टिक ने गैलेक्टस को हराया हो और उसके बाद उसको काउंसिल में लिया जाए। और इस थ्योरी से एक चीज ये भी है कि मूवी के लास्ट में गैलेक्टस हार जाएगा और एक अच्छा मौका मिलेगा लास्ट में ही काउंसिल ऑफ रीड्स को दिखाने का। वही इस काउंसिल ऑफ रीड्स का फाउंडर मेंबर कौन होगा जिसने ये काउंसिल को बनाया है, तो इसका सीधा शक जाता है 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक पर। और यहाँ ये कैसे होगा तो कॉमिक्स की कहानी को यहाँ चिपकाया जा सकता है। तो मल्टीवर्स में हर एक अर्थ को गैलेक्टस से बचाने के लिए काउंसिल ऑफ रीड्स जाया करते थे। तो ऐसा ही कुछ 2005 में भी हुआ हो कि गैलेक्टस को हराने के बाद रीड ने काउंसिल ऑफ रीड्स को बनाया या उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया। वही अगर हम इस सीन की और गहराइयों में पहुंचे तो हमें कुछ और भी दिखाई देता है कि जैसे ये गैलेक्टस इस अर्थ पर आया तब तक वो इस सौर मंडल के कई सारे प्लेनेट को खा चुका था जिसकी वजह से इनकी ये अर्थ नष्ट हो गई हो और सिर्फ रीड ही अपने आप को बचा पाया हो। तब यहाँ पर रीड का मोटिव सामने आता है, उसे गैलेक्टस को मारना है और उसके लिए वो हर हद तक जाता है और इसी मोटिव की वजह से मिस्टर फैंटास्टिक एक तरह का नया डिवाइस बनाएंगे जो ब्रिज होगा। ये सुनकर सिरदर्द तो हो ही रहा होगा लेकिन अभी आगे और भी है। तो मार्वल स्टूडियोज ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पूरे मल्टीवर्स में गैलेक्टस सिर्फ एक ही है और अगर सच में पूरे मल्टीवर्स में गैलेक्टस सिर्फ एक ही है तो जो मिस्टर फैंटास्टिक 4 हमने 2005 में देखी वही गैलेक्टस बचा जो हमें आगे नजर आएगा। और अगर ये गैलेक्टस यूनिवर्स बाय यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है हर एक प्लेनेट को खाने के लिए, तो अब बारी है पेड्रो पास्कल के यूनिवर्स की। और जब ये गैलेक्टस यहाँ इस यूनिवर्स में होगा और 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक इस गैलेक्टस को रोकने के लिए ब्रिज को क्रिएट कर लेते हैं तो वो आसानी से पेड्रो पास्कल के यूनिवर्स में आ सकते हैं या पेड्रो पास्कल स्कैन करके बता सकते हैं कि ये गैलेक्टस किस यूनिवर्स का है, जैसे क्रिस्टीन पार्मर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था कि वो किस अर्थ से हैं। वहीं आपने दूसरा मुद्दा ये भी सुना होगा कि टीवीए एक तरह का राफ्ट बनाएगा। जब मल्टीवर्स रह जाएगा एंकर बींग्स को टीवीए बचाएंगे और इन एंकर बींग्स के लिए जो राफ्ट तैयार किया जाएगा आर्क, वो मिस्टर फैंटास्टिक की मदद से टीवीए में बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये जो हमारे फैंटास्टिक 4 है इनका यूनिवर्स रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है और यहाँ की टेक्नोलॉजी वैसे ही होगी जैसे टीवीए यूज कर रही है। और जब आप आगे फ्यूचर में ये देखोगे कि फैंटास्टिक 4 के अर्थ पर जिस हिसाब से डिवाइस काम कर रहे हैं या देखने में वो जैसे हैं वो बिल्कुल टीवीए जैसे ही होने वाले हैं। वही हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो फैंटास्टिक 4 फैमिली है ये सेक्रेट टाइमलाइन में कहाँ बैठती है। मतलब कुछ यूनिवर्स बने हैं ब्रांच टाइमलाइन से जिनकी ओरिजिन होती है उनकी सेक्रेट मेन टाइमलाइन
और इन्हीं ही मेन सेक्रेट टाइमलाइन को पैराडॉक्स ने मेन टाइमलाइन कहा है। तो ये जो हमें मिस्टर फैंटास्टिक 4 की नई टाइमलाइन देखने को मिलेगी, ये प्योर सेक्रेट टाइमलाइन है। मतलब जो ही रिमेंस का लूम था, ये उन्हीं टाइमलाइंस में से एक है और ही रिमेंस टाइमलाइन के लूम और मल्टीवर्सल वॉर से छुटकारा पाना चाह रहा था। तो क्या उसने इस नए फैंटास्टिक 4 फैमिली के लिए कुछ प्लान किया था? जैसे डॉक्टर डूम की कहानी की वो आगे जाके सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार देगा, वही रीड का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो आगे मल्टीवर्स को रिक्रिएट करने में मदद करेगा, और मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम के टैग से मिलती हुई कई चीजें जो टीवीआई यूज कर रहा है, वो सब पहले ही ह्यूमन्स ने एक पॉसिबिलिटीज के हिसाब से सेट कर दिया है। इन सब के अलावा D23 में फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर हमें दिखा चुके हैं। इसका ब्रेकडाउन मैं जल्दी डालने वाला हूँ क्योंकि 9 फरवरी को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास जिससे हम उस समय इस ट्रेलर को और भी डिटेल्स के साथ ब्रेकडाउन कर सकें। इसके अलावा अगर हम इस चीज पर भी ध्यान दें कि RDJ डॉक्टर डूम क्या मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही होगा और क्या कोई दूसरा डॉक्टर डूम नहीं होगा जिसने अपने लिए काउंसिल को नहीं बनाया होगा या फिर वो अपने वेरिएंट से नहीं मिला होगा। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब इस चीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि शायद हमें डॉक्टर डूम की काउंसिल को भी दिखा दिया जाए, क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम अपने साथ डूम बोट्स को रखता था और अगर MCU डॉक्टर डूम के इन बोट्स को डूम के वेरिएंट्स के साथ दिखा दे तो कहानी काउंसिल तक जा सकती है। वही जब कॉमिक कॉन में RDJ डॉक्टर डूम को अनाउंस किया गया था तब इसके आसपास और भी फंडर लोग थे जो डॉक्टर डूम के ही, जो एक ढंग से डूम बोट का ही रेफरेंस दे रहे थे, और आगे भी RDJ डॉक्टर डूम के साथ ऐसा ही होगा। वो अपने वेरिएंट्स के साथ दिखेगा जिनको वो डूम बोट्स कह सकता है, या ये सभी डूम बोट्स वेरिएंट होंगे तो अपना RDJ डॉक्टर डूम इनके ब्रेन को कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए यूज करता नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक और नया सवाल आएगा, क्या ये सभी वेरिएंट्स RDJ जैसे दिखते होंगे या इनमें कुछ डॉक्टर डूम वही होंगे जिनको हमने पिछली मूवी में देखा है? और अगर RDJ डॉक्टर डूम 616 में आकर सभी सुपर हीरोज के सामने ये प्रूव कर देता है कि आयरन मैन उसका ही वेरिएंट है और इस 616 के आयरन मैन ने जितना भी कुछ किया है उससे बेहतर इस RDJ डॉक्टर डूम ने किया है, और फिर ये RDJ डॉक्टर डूम अपने इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाएं, और जब सभी सुपर हीरोज और अवेंजर्स डॉक्टर डूम के इस तरह की पावर को देखेंगे तो वो मजबूरी में डॉक्टर डूम के आगे झुकेंगे। वरना मैं चाहता हूँ कि प्लेनेट डूम की वो कहानी को दिखाया जाए जब डॉक्टर डूम रातों रात इस प्लेनेट को प्लेनेट डूम बना देता है, और जब ये प्लेनेट डूम बनता है तब सभी लोग डॉक्टर डूम की पूजा कर रहे होते हैं। अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर को डूम कंट्रोल कर लेता है, कई सुपर हीरोज डूम के साथ काम करते हैं और कुछ खिलाफ हो जाते हैं। वहीं वांडा के साथ डॉक्टर डूम के टीम अप की न्यूज आ रही है, तो शायद डॉक्टर डूम वांडा की पावर को बढ़ाते हुए इस अर्थ पर हैक्स जैसा कुछ यूज करे, या वांडा और डॉक्टर डूम मिलकर इस अर्थ पे रूल करे। और अगर ऐसा होता है तो मुझे थैनोस की वो बातें याद आ रही हैं जब थैनोस ने कहा था कि वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाएगा जहां लोग उसकी पूजा करेंगे। तो हो सकता है कि अब हमें वो देखने को मिले। तो भाई लोग यहाँ तक आ ही गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही एक छोटा सपोर्ट है जो इस चैनल को ग्रो कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। मजे लो, लव यू एंड बाय।